हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। मैं आपकी समझ लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की एक और क्लास। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो ये जगनी है और जगनी देखिए, जगनी अपने गाँव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों के फूल, प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी, चलने वाले मजेदार खिलौने, उसने बहुत कुछ देखा। फिर उसने क्या देखा कि इन चीज़ों को बेचने वाले जो दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। अब हम देखते हैं हमारे काम की चीज़ें जो है, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हमने अध्याय में पढ़ा था। तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। जी हाँ, ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखने वाली बात आगे देखिए, पीटी का फैक्ट हमारे लिए बन सकता है कि दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखिएगा, सोना हो गया, मसाले हो गए और ख़ास तौर पर मसालों में क्या था, काली मिर्च। ओके, और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। देख रहे हैं कहाँ पर इसकी इतनी मांग थी, रोमन साम्राज्य में। तो काली मिर्च को हम क्या बोलते थे, काले सोने के नाम से इसको बुलाया जाता था। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापारी किस रास्ते से इन सामानों को रोम तक लेके जाते थे। तो कहाँ से, सड़कों और समुद्री जहाज़ों और सड़कों से। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था हमारा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम से हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, प्राचीन काल में काला सोना किस खाद्य पदार्थ को कहा जाता था। तो बताइए, जल्दी करिए, किसको कहते थे, लौंग, सोना, लौह अयस्क, काली मिर्च, किसको। तो हम प्राचीन काल में किसे कहते थे, इसका उत्तर है डी, काली मिर्च को। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे निकालना है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो यहाँ पर व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है, आइए देखते हैं इसे भी। देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि व्यापार के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो संगम कविताओं से मिलते हैं। तो ये भी हमारा एक पीटी का फैक्ट हो गया फ्रेंड्स। पीटी का फैक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, नीचे लिखी कविताओं में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन, कहाँ, पुहार पत्तन, और पूर्वी समुद्र तट मतलब ये वाला। ओके, पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, तो हम घोड़े क्या कहते थे, समुद्री जहाज़ों के द्वारा हमारे पास घोड़े आते थे। ओके, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हम गाड़ियों से काली मिर्च भेजते थे। हिमालय से मिले रत्न और सोना, हिमालय से मिले रत्न और सोना मिलता था। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। ओके, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खद्दान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ओके, तो इसमें कुछ था नहीं, बस आप इतना जानेंगे कि आयात हमारा कैसे होता था, व्यापार हम कैसे करते थे, आयात निर्यात की प्रक्रिया क्या थी। तो सामान कहाँ से क्या आता था, एक हमको नॉलेज मिल गया। ठीक है, हमको आइडिया लग गया है यहाँ से। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ओके, नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे।
तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते। तो देखिए यहाँ से फिर से कहा गया किस मानसून के साथ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ। ओके, इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ओके, अब देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो देखिए हमको यहाँ पर एक फैक्ट मिल गया, सबसे उपजाऊ मैदान कौन बता, तो कावेरी का मैदान। ओके, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुविंदार, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मुविंदार की चर्चा मिलती है। ठीक है, किसकी चर्चा मिलती है, मुविंदार की। ध्यान रखिएगा ये शब्द मुविंदार, यह एक तमिल शब्द है। मुविंदार कैसा शब्द है, तमिल शब्द है। इसका अर्थ तीन मुखिया है। कितने मुखिया, मुविंदार का अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए होता है। ये थे चोल शासक, चेर शासक और पांडे। ध्यान रखिएगा, मुविंदार किन शासकों के लिए, चोल, चेर और पांडे शासक के लिए। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। ओके, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन, पुहार, चोलों के पतन को क्या कहते थे, पुहार। ठीक है, या कावेरी पट्टनम, कौन सा, कावेरी पट्टनम। ओके, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, कुछ मतलब अभियान पे निकले और क्या किया उन्होंने कि आसपास के इलाके के जो मजदूर थे, जो कृषक थे, जो व्यापारी थे, उनसे क्या करते थे, शुल्क को वसूलते थे। अब जो ये लोग कर को वसूल कर लेके आते थे, इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक है, अनेक संगम कविताओं में उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। ठीक है, अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, किनके बारे में, जो उन्हें क्या करते थे, कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ओके, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कब बढ़ा, 200 वर्षों बाद। किसका प्रभाव, सातवाहन वंश का। ठीक है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। देखिए ये पीटी का फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ध्यान रखिएगा कौन था, सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पीटी का क्वेश्चन फिर से आ गया है मेरे दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि सातवाहन वंश का सबसे फेमस राजा कौन था, तो सातकर्णी थे। किसके पुत्र थे, गौतमी पुत्र थे। ठीक है, उनकी जो माँ थी गौतमी बलश्री, ओके, उन्होंने अभिलेख को दान किया था। उसके थ्रू हमको चला पता कि वो कैसे राजा थे और कितने फेमस थे। ओके, तो उनकी माँ का नाम भी याद रखिए, बलश्री, और ये भी याद रखिए कि उनके द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से हमको ये बात का पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी।
अब हम जानेंगे रेशम मार्ग की कहानियाँ। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि रेशम का कपड़ा कैसे बनता है। रेशम बनने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो देखिए फिर से पीटी का क्वेश्चन आ गया कि रेशम कब बनना चालू हुआ। ठीक है, तो रेशम की तकनीकी का आविष्कार कब हुआ ये पूछ सकते हो। तो कब हुआ, मतलब कब हुआ? 7000 साल पहले। कब हुआ? 7000 साल पहले, ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ? तो चीन में। ये दोनों पीटी के फैक्ट्स हैं, आपको लर्न कर लेना चाहिए। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया में छुपाए रखा। चीन वाले हैं ही चालू। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया में छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते, ठीक है, लेकर जाते थे। जिस रास्तों से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट, कौन सा रूट था? सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब जो ये लोग निकल रहे थे चीन से, कुछ पैदल थे, कुछ घोड़ों में थे, कुछ ऊंट पर थे। ये लोग अपने साथ तो सिल्क लेकर के ही जाएंगे क्योंकि उनके यहाँ होता ही है, ठीक है, रेशमी कपड़े लेकर आते थे। तो जिस रास्ते से लोग निकलते थे उसे हम लोग क्या कहते थे? सिल्क रूट, ये नाम पड़ गया था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। किनको? ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े चीन के शासक भेजा करते थे। तो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई, ठीक है। यहाँ से मतलब जब इन्होंने भेजना चालू करी तो यहाँ से हम क्या हुआ कि रेशम की जानकारी पश्चिम की ओर भी फैली। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा निःशुल्क भी मांगते थे, ठीक है। तो यहाँ के आसपास रहने वाले लोग क्या करते थे? व्यापारियों से यात्रा शुल्क मांगते थे। यात्रा शुल्क दो हमको, जैसे अब होता है टैक्स, ठीक है, कर लगता है ना। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। अब इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन थे? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पहला कौन था? पेशावर, दूसरा मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, ठीक है, किसके? कुषाण के शासनकाल में, ओके। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ये हमारा पीटी का फैक्ट बन गया। देखिए, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, ध्यान रखिएगा। तो कौन इनका उपयोग करते थे? तो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न है, उपमहाद्वीप के दक्षिण तटीय प्रदेशों में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ था। बताइए किसका? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर तुंगभद्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है, बताइए, गेस करिए। याद आ रहा है आप लोगों को? हमने पढ़ा है अभी अभी। तो ये था गोदावरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांड्यों की राजधानी थी क्या? तो इसका सही आंसर है ए, मदुरै। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो शातवंश का सबसे प्रतापी एवं प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणा
पंथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, बताइए। शातवाहन, कुषाण, चोल, चेर कौन? तो हमने पढ़ा शातवाहन। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? देखिए जितना भी हमने पढ़ा है सब आपको क्वेश्चन के तौर पे मिल जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे बनाना है और आप सारे फैक्ट्स को जल्दी से लर्न कर पाएँ। ओके, तो देखिए कौन कहाँ हुआ था? भारत में, यूनान में, यूरोप में या फिर चीन में? तो क्या है इसका सही आंसर? चीन। उत्तर नंबर डी। ओके, और देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली प्रमुख केंद्र कौन से थे? कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली प्रमुख केंद्र थे पेशावर और मथुरा दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म का प्रचार देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, अब कुछ और जानेंगे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो देखिए ये पीटी का फैक्ट है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। किसके राज दरबार में वो रहते थे? तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के। ठीक है, ये आपका पीटी का फैक्ट हो गया। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ संस्कृत में लिखना उन्होंने चालू कर दिया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान, ठीक है, महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। किसकी? महायान की। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ध्यान रखिएगा, पहले कहाँ? मथुरा में, फिर तक्षशिला में बनाई जाने लग गई। दूसरा परिवर्तन क्या था? बोधिसत्व। ठीक है, दूसरा क्या था? पहला क्या था हमारा? देखिए हमने देखा यहाँ पे महायान। दूसरा क्या था? बोधिसत्व। बोधिसत्व का आशय था, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। ठीक है, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। देख रहे हैं अपने इंडिया की पावर। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। ध्यान रखिएगा, कहाँ? पहाड़ों में गुफाएं। ओके, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। अब देखिए पे कुछ लिखा हुआ है। बाएं ओर क्या है? मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाईं ओर तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। अब इन दोनों को देख कर इन दोनों में क्या अंतर है तो आप लोग देख लीजिए। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा नाम? थेरवाद। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ओके, या तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या थी? आइए वो देखते हैं। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ठीक है, अब तीर्थयात्री क्या होता है आइए वो देखते हैं।
तीर्थयात्री। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन है ये, कहाँ का है? फाशियन कौन है? चीनी बौद्ध यात्री है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह करीब 1600 साल पहले आया। शवैन शांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। कौन आया? इत्सिंग आया। तो कौन कौन आया? फाशियान आया, श्वेंग सान आया, इत्सिंग आया। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि तीनों यात्री आए हमारे यहाँ। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीनी यात्री हमारे भारत आए थे वो किस लिए आए थे? तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करने के लिए आए थे और भारत को देखने के लिए आए थे और मठों को देखने के लिए आए थे। ओके, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो जो यात्री आए उन्होंने जो भी देखा, सुना, पढ़ा, उनके बारे में उन्होंने अपनी जो बुक लिखी उन्होंने उन सब में उसको लिख रखा था। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि फाशियान जो था चीन वापस कैसे लौटा। तो फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू की थी? बंगाल से स्टार्ट करी। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। ऐसा कौन लिख रहा है? फौशियांग लिख रहा है, ध्यान रखिएगा, फौशियान लिख रहे हैं। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फौशिये ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी जो थी वो रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरे हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगा। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। कहाँ? जावा में। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो देखिए ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है या पूछा सकता है कि फाशियान चीन वापस कैसे लौटा, या फिर तीनों का क्रम दे देगा ना, तीनों का, और पूछ लेगा तीनों वापस कैसे कैसे गए और दोनों सबको उल्टा कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। स्वैन सांग भी भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंध नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ध्यान रखिएगा। तो स्वैन सांग कैसे लौटा चीन, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसने अपना जो पांडुलिपियां लेके गया उसको संस्कृत से चीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करने में उसने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। ठीक है, मतलब लगा दिया। आप देखते हैं हमारा फेमस नालंदा विश्वविद्यालय जो है आज का वो क्या है। ठीक है, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। ठीक है, स्वैन सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र, तो आपको समझ में आ रहा है नालंदा क्या था। बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो बिहार में है में अध्ययन किया। किसने? स्वैन सांग ने। कहाँ अध्ययन किया? नालंदा में। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। तो देखिए पूछ सकता है कि नालंदा के बारे में किसने लिखा है, स्वैन सांग ने लिखा है या फिर जो थोड़े यात्री और आए थे उन्होंने लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है। ओके, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। ऐसा कौन लिखता है? स्वैन सांग लिखता है। बुद्ध के उपदेश का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं।
उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वयं सांगनंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन यह भी सत्य है कि 10 व्यक्ति में से 7 या 8 व्यक्ति उन द्वारपालों के ही सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। अब हम पढ़ेंगे भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या निची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए खुला था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो भक्ति मार्ग, देखिए ये पीटीए क्वेश्चन है और आप जल्दी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो भक्ति मार्ग की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, तो ध्यान रखिएगा भगवत गीता में। किस मार्ग की, भक्ति मार्ग की। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भगवान को पूजा क्यों करते हैं और वो हमेशा मानव रूप में ही भगवान की चित्र क्यों बनाते हैं, ठीक है, या फिर मानव रूप में ही उनकी पूजा क्यों करते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा, ये वाला। वराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा। और ये विष्णु जी हैं। आइए जानते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है, उसे क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। अब देखिए एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता अपने भगवान को। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक विलल्ला था। आपने पता ना विलल्ला किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को याद है कि विलल्ला किसे कहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। आगे देखते हैं। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। ऐसा कौन कह रहा है? एक अप्पार कह रहा है, ठीक है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मंदिर कहते हैं। जहाँ भगवान रखे जाते हैं उसे हम मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। देखिए ये कितना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति परंपरा ने किस किस चीज़, मतलब देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है ना अगर आर्ट एंड कल्चर का, कि
प्राचीन काल में भक्ति परंपरा से किन व्यवसायों का उदय हुआ या अधिक उपयोग में आने लग गई, कौन कौन सी वस्तुएं। तो देखिए हमने यहाँ पर चित्रकला का भी उपयोग अच्छा होगा क्योंकि मूर्तियां बनेंगी, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिली। अब हम अपने भगवान को अपनी तरह से अपनी अभिव्यक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार उनको दर्शा सकते थे। अब देखते हैं हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है, देखिए यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन्हें उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिंदू किसे कहते थे या फिर हिंदू क्या था। ठीक है, तो हिंदू शब्द कैसे निकला, तो ये क्या निकला, इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ओके, जिसे किसने, अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापक प्रश्न है। कथन क्या, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी। ठीक है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लग गई। बिल्कुल सही। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, ये भी एकदम सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ऑफ कोर्स ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपका प्रश्न है। देखते हैं ए नंबर, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। अब बताइए कौन सा कथन सही है। तो ऑफ कोर्स ये आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था। तो फाहियान था, आपने पढ़ा, इत्सिंग था, आपने पढ़ा, श्वेन-सांग था, आपने पढ़ा। तो क्या होगा, उपयुक्त तीनों, क्योंकि ये तीनों आए थे भारत। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी हम ये। अब देखते हैं क्वेश्चन, कल्पना करो। अच्छा, यहाँ देखते हैं पहले उपयोगी शब्द, व्यापारी, मुविंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। और इसके बारे में एक लाइन भी लिखिएगा। देखिए आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा रिवाइज करिए। निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। ठीक है, दक्षिणापथ के स्वामी, बुद्ध चरित्र, मुवेंदर, महायान बौद्ध धर्म, अश्वघोष सातवाहन शासक, बोधिसत्व चीनी यात्री, श्वेन-सांग, चोल, चेर, पांडे। अब आपको समझाना कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपको रोज क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ और आज मैं नहीं करवाऊंगी, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोगों को नहीं आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको करवा दूंगी। आइए कुछ तिथियां देख लेते हैं जल्दी से। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई, 7000 साल पहले हुई। चोल, चेर तथा पांडे लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब बढ़ी, 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 19 साल पहले। फॉशियन भारत कब आया, 1600 वर्ष पहले। श्वेन-सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना कब हुई, 1400 साल पहले। ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या है, डेट है। आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया अपना पूरा चैप्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे, आप लोग बताइए मुझे। देखिए अब आप लोगों को आंसर देना होगा। ओके, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं भी करना चाहते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक पर लिखिए और खुद को चेक करिए कि क्या आप लोग आंसर लिखने में सक्षम है। अगर नहीं हो पा रहा है आंसर तो एक बार फिर से पढ़िए और फिर से आंसर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को नहीं करना है या फिर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको सबके आंसर करवा दूंगी। ओके,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, हमने पढ़ा था अभी। आओ चर्चा करें, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। आप लोग को पता है अच्छे से क्यों आए थे वो लोग। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षण होने का कौन सा कारण होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू।